गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 6। अध्याय का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अध्याय 5 यानी पाठ 5 में हमने न्यायपालिका के बारे में जाना था। अब इस पाठ में हम अपनी न्याय प्रणाली के बारे में जानेंगे कि हमारी न्यायपालिका के जो 3 स्तर है, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पर जो है न्याय प्रणाली कैसी है, कैसे किस व्यक्ति को न्याय मिलता है, अपराधी को सज़ा मिलती है और क्या होता है, किस प्रकार से कौन कौन लोग होते हैं जो न्याय देने में हमारी सहायता करते हैं, इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। चलो तो आप भी किताब खोल लो, देखो। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। ऐसा होता है, कई बार हम किसी की रिपोर्ट कराते हैं तो पुलिस उस पर ऐसे ज़्यादती करने लगती है कि जैसे मारना पीटना, कि पुलिस ही ये तय करती है कि भाई ये अपराधी है, लेकिन पुलिस तय नहीं करती है। ये भी हम देखेंगे, अपराधी है या नहीं है ये तय कौन करता है, इस पाठ में हम जानेंगे। अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। कोई भी अपराध करता तो सबसे पहले हम पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा तय नहीं कर सकती कि वह व्यक्ति अपराधी है या नहीं। वो तय कौन करता है? अदालत, न्यायालय, वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो वह निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है उस व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई भी आरोप लगा दिया जाता है, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन उस व्यक्ति को जो है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी कि वो भी अपने बारे में क्या कह रहा है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं कि क्या हर व्यक्ति की निष्पक्ष सुनवाई होती है अदालत में? और नहीं होती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है निष्पक्ष सुनवाई के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए, ये हम इस पाठ में देखेंगे। क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? एफआईआर, सबसे पहले कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी एफआईआर दर्ज कराते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्राथमिकी, ऐसा ही कुछ है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। थाने में जाके, पुलिस थाने में जाके उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करानी होती है। क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए ये समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है। इस पाठ में हम यही देखेंगे एक चित्रकथा के माध्यम से जो काल्पनिक है ना, उसके माध्यम से कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ये भी हम इस पाठ में हम यही देखेंगे, न्याय प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में लोगों की अलग अलग क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होती है। ये जानकारी अपने दैनिक जीवन में भी उपयोगी साबित होती है कि मान लो हमने किसी को अपराध करते हुए देखा है या किसी अपराधी को पकड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में हम यही जानेंगे कि कौन कौन लोग होते हैं जो हमें निष्पक्ष सुनवाई का मौका देते हैं, कौन कौन लोग हमें न्याय दिलाने में हमारी सहायता करते हैं, ये सब हम इस पाठ में देखेंगे। तो देखो, एक चित्रकथा के माध्यम से है, मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो, निष्पक्ष सुनवाई हो। एक औरत है, वो कह रही है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। उस पर झूठा आरोप लगाया गया है तो वो सुनवाई की गुहार कर रही है।
देखो ये एक चित्रकथा है। इसको मैंने आपको कल ये पीडीएफ भेजा था, आपको पढ़ने के लिए बोला था, आपने पढ़ ली होगी, तो मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या है। देखो इसमें क्या है कि ये मिसेज सिंधे हैं, बम्बई के एक मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही होती है, उनको कहीं जाना होता है तो वो तैयार हो रही है। ये तैयार होते समय अब वो अपने गले का हार ढूंढ रही है पहनने के लिए, लेकिन उसको हार मिलता नहीं है। और इधर उसके पतिदेव जो कहते हैं, मिस्टर सिंधे जो है वो कह रहे हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। अब वो उनकी पत्नी उसे अपने पति को कहती है कि मेरी तो सोने का हार जो है, मेरी सोने की जंजीर यानी मेरे सोने का हार मिल रहा ही नहीं है। मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने इस दराज में रखा था, कहाँ गया मेरा हार। ऐसे करके दोनों बातें करते हैं। फिर वो सोचती है कि शांति हेमब्राम नामक एक उनके नौकरानी काम करती है, 3 साल से उस मकान में काम कर रही होती है। तो उस मिसे श्रीमती सिंधे का शक उस नौकरानी पे चला जाता है कि और तो कोई मेरे घर में आता ही नहीं है इस नौकरानी के अलावा, इसने हार चुराया। तो वो उस पर चिढ़ जाती है और उस पर संदेह कर लेती है, शंका कर लेती है कि अरे शांति, तू अब चोरी भी करने लग गई है, तूने मेरा हार चुरा लिया। तो उसी समय शांति मना कर देती है कि मालकिन, आपका हार मैंने नहीं चुराया। लेकिन मिसेस सिंधे जो है, श्रीमती सिंधे नहीं मानती है और वो कहती है कि मेरा हार तुम्ही ने चुराया, मुझे लौटा दो। वो बोलती है नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। अब वो क्या करती है, ये जो उनके पति है सिंधे साहब, शांति के बक्से की तलाशी लेते। वो मिसेस श्रीमती सिंधे कहती है कि तुम्हारा बक्सा इधर लाओ। बक्सा ले आती है वो। अब वो बक्से की तलाशी लेते हैं तो उसमें 10,000 रुपये मिलते हैं। 10,000 रुपये देखते ही श्रीमती सिंधे और उसके पति दोनों को ये भ्रम हो जाता है कि शांति ने हार चुराया है और हार को बेचकर ये 10,000 रुपये इसने ले लिए और ये इसके बक्से में मिले। तो 10,000 रुपये मिलने से उनका संदेह जो है पक्का हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये 10,000 रुपये तेरे पास कहाँ से आए जब तूने हार नहीं चुराया था। तो वो बोलती है कि ये तो हमने अपनी मेहनत की कमाई, उसका भाई होता है एक सुशील जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, कि मेरे भाई ने और मैंने अपनी बचत कर करके मैंने ये 10,000 रुपये इकट्ठे किए हैं, हम गाँव जाकर एक बेल खरीदेंगे। और वो कहती है कि मैडम मैं बेगुनाह हूँ, हाथ जोड़ रही है बेचारी, देखो है ना। अब अपराध हो गया, हुआ नहीं उससे लेकिन उन्होंने मान लिया। अब मिस्टर सिंधे थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि मेरे घर में एक नौकरानी है जिसने मेरे सोने का हार चुरा लिया। मैंने बक्से की तलाशी ली तो उसके पास 10,000 रुपये भी पाए गए। ये देखो एफआईआर दर्ज करा दी। ठीक है। अब देखो ये एफआईआर सिंधे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव, कौन था, सब इंस्पेक्टर एसआई राव ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज कर लेते हैं राव। सिंधे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब एसआई साहब घर आते हैं और घर की तलाशी लेते हैं और शांति के बयान भी लेते हैं। तो शांति उनको भी मना करती है, लेकिन वो जो है शांति के 10,000 रुपये भी लिफाफे में सील कर लेते हैं। लिफाफे में सील करके ले जाते हैं और शांति को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन, सब इंस्पेक्टर राव शांति को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। शांति बेचारी कहती है कि मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन राव जो था एसआई, वो सुनता नहीं। एसआई सब इंस्पेक्टर, ठीक है, एसआई कहते हैं शॉर्ट में। शांति का भाई सुशील आ जाता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने हार नहीं चुराया, उसने हार नहीं चुराया, तुम अदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ। तो वो कहते हैं सब इंस्पेक्टर की जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए कौन सी जमानत, कौन जमानती बनेगा। आपने सारी कमाई तो सील करके आपके पास रख ली, भाई हमारी बचत 10,000 रुपये थी, वो तो तुमने सील करके अपने पास रख ली। अब मैं जमानत कहाँ से लाऊं और हम गरीबों की जमानत कौन देगा। ऐसा कौन कहता है, ये सुशील, ये है सुशील, उसका भाई, शांति का भाई ये शांति है जो कहती है मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। और ये सब इंस्पेक्टर साहब है राव। अब देखो सब इंस्पेक्टर राव सुशीला को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उससे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीट सुशील को हवालात में रखता है और सब इंस्पेक्टर राव भी पीटता है और कांस्टेबल भी उसको पीटते हैं बेचारे सुशील को और गालियां देते हैं। वे इस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल करे। वे उसे ये मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वे गिरोह
घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस में गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी है। जब सुशील बार बार यही कहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। देखो, बिना मतलब ही सुशील को गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 दिन तक उसको मारते पीटते हैं और उससे ये कबूल करवाते हैं कि तू ये कबूल कर कि तुम्हारा एक गिरोह है जो तुम लोग चोरी करते हो। वो सुशील ये बात कहने को तैयार, मानने को तैयार नहीं होता है, तो 2 दिन मार पीट कर उसको छोड़ देते हैं। ऐसे न्याय प्रणाली देखो अपनी। अब देखो आगे क्या होता है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी तो मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद भी वह जेल में पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। 1 महीने बाद वापस केस खुला और 20,000 रुपये में उसकी जमानत हुई, लेकिन अब 20,000 रुपये कौन जमा कराए, और वो शांति जेल में ही पड़ी रही। ये रही शांति। अब सोच रही है मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ, और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह भी हमें वापस मिल पाएगा या नहीं। बेचारी इस तरह से परेशान हो रही है, जबकि इसका कोई अपराध ही नहीं है, इसने चोरी की नहीं। अगला देखो अब क्या होता है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय, ये कमला राय इसकी वकील होती है, सरकारी वकील। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ पर कि कोई गरीब व्यक्ति अगर वकील नहीं कर पाता है, वकील को फीस लेते हैं, गरीबों के पास कहाँ होती है फीस, तो सरकार उसको वकील मुहैया कराती है, वकील देती है। तो इसने उसको जो है ये गवाहों के बयानों की एक नकल दे दी वकील करने के लिए। तो अब वकील कहाँ से करे, शांति के पास पैसे नहीं थे, तो उसने मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया कि मेरे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है। तो उसकी अब इस पे अपील पर जो है मजिस्ट्रेट महोदय ने शांति की दलील सुनकर, क्या दलील, कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वकील कर सकूं, तो अधिवक्ता वकील कमला राय दी उसको सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। ये बचाव पक्ष का वकील। देखो, किसी भी आपराधिक मामले में सबसे पहले तो क्या होता है, पुलिस, फिर कौन आता है, बचाव पक्ष का वकील, फिर दूसरे पक्ष का वकील होता है। बचाव पक्ष का वकील कौन है, कमला राय। अब देखो, ये आप याद रखोगे कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, ये स्टार बना लो, याद रखोगे, 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब या किसी वजह से वकील का खर्च नहीं उठा सकते। ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों अनुच्छेदों में क्या है आप याद रखोगे, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अनुसार क्या है और अनुच्छेद 39A में क्या है, यह आपको लिखना है और याद रखना है। आगे देखो अब क्या होता है। अब वकील हो गई शांति की, अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है, वो शांति से जाकर मिलती है। ये मेरे मुकदमे के कागज़ है, वो कागज़ों की नकल जो उसको दी थी वो दे देती है शांति उसको। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया और अपने वकील को सारी बात बता देती है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही पैसा हासिल किया था, लेकिन ये हम दोनों की बचत का पैसा है। ये शांति और उसका भाई सुशील है जो अपनी वकील ये कमला राय को सारी बात बता रहे हैं कि हमारे बक्से में जो 10,000 रुपये मिले हैं वो चोरी के नहीं है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले वे उसके पास पाए गए। अदालत ऐसा कहती है। मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई। अब शांति कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। अब मजिस्ट्रेट क्या राय देते हैं, देखो क्या कैसे न्याय प्राप्त होता है, कैसे कोई मुकदमा अदालत में जाता है और कैसे उसका निर्णय होता है, वो है इस चित्रकथा में। सरकारी वकील,
सरकारी वकील कौन थी? कमला राय, जो किसकी वकील थी? शांति की। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है एवं श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती है यानी पूछताछ करती है। नहीं, ये है ना से किस तरह गायब हुआ, तो अब ये बताती, ये श्रीमती शिंदे बता रही है। मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली, वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को ये पेशा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। ये कौन कहती है? ये मिसेज, ये शिंदे, श्रीमती शिंदे ये बात कहती है। देखो आगे इसके बाद अधिवक्ता राय शिंदे से जिहर करती है। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है, तब से आप कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती है। ये कमला राय जो है श्रीमती शिंदे से कह रही है। ये वकील है कमला राय, ये श्रीमती शिंदे, ये बात कह देती है वो। अब देखो, अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय ये साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये पुलिस और सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकते हैं। अब जो उसकी शांति की वकील है वो जो है सुशील से और उसके फैक्ट्री मालिक से बातचीत करती है, तो वो कहता है भाई हाँ मैं भी इसको पगार देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ। तो ये वो अदालत में साबित कर देती है कि ज़रूरी नहीं कि वो 10,000 रुपये जो शांति के बक्से में मिले वो हार को बेचकर ही उसने प्राप्त किए हो, वो उनकी कमाई की बचत भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हार को बेचकर प्राप्त किए। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तब सुशील को पता चलता है। देखो अब मुकदमा चल रहा होता है, अब क्या मोड़ आता है। देखो जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक आता है कि भाई अब अदालत फैसला सुनाएगी, शांति को सजा देगी कि क्या करेगी, तब पता चलता है सुशील को कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है कि जो इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते थे। श्रीमती शिंदे का बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। कुछ युवाओं का, कुछ लड़कों का ऐसा गिरोह था जो मोहल्ले में चोरी करता था और वो ले गया। जो श्रीमती शिंदे का बेटे के दोस्त भी थे उस गिरोह में, तो वो दोस्त कभी घर आए होंगे और वो ले गया हार चुरा के, और वो उसके सिर आ गई। हार अब बरामद हो जाता है उस गिरोह से। गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ से श्रीमती शिंदे का हार भी मिलता है। सुशील ये बात अधिवक्ता राय को बताता है। जब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है और कहती है, इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया? तो इसमें शर्मा कहते हैं, जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना ये हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने ये हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, ये हार उन्होंने ही चुराया है। अब ये जो शर्मा जी थे वो कह रहे थे कि हाँ हमने लड़कों का गिरोह पकड़ा है, और वो लड़कों ने कबूल भी कर लिया कि श्रीमती शिंदे का हार भी उन्होंने ही चुराया है। और श्रीमती शिंदे ने शांति पर आरोप लगा दिया, वो बेचारी 1 महीने से जेल में पड़ी है। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने ये दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। सारे गवाह सबूत सामने आ जाते हैं कि हार किसने चुराया। हार मिल भी गया उन युवाओं के गिरोह में, और शांति ने हार चुराया ही नहीं। तो अब उसकी वकील जो है कमला राय, वो कहती है कि अब इसको जो है बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है, ये अदालत का फैसला, अदालत फैसला सुना रही है और कह रही है शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव, लापरवाही किसकी थी? वो राव की, जो शिंदे ने FIR दर्ज कराई थी, उसने खोजबीन ही नहीं की, बेचारी को जेल में डाल दिया।
लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। इसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। सब इंस्पेक्टर राव पर कार्रवाई होगी कि उसने केस की पूरी तहकीकात ही नहीं की और उसको जेल में कैसे डाल दिया। देखो ये चित्र कथा थी। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, ये करो देखो कौन कौन होते हैं। पुलिस, सरकारी वकील किसका था, उसका श्रीमती सिंदेकर उनका। बचाव पक्ष का वकील किसका था, शांति का, वो कमला राय। और न्यायाधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। आप भी याद रखोगे, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश जिसने अंतिम फैसला सुनाया। ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिकाओं को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं का और व्यापक स्तर पर देखें। तो हमने इस चित्रकथा के माध्यम से जाना है कि आपराधिक न्याय प्रणाली जो है, हमारी न्याय प्रणाली, उसमें सबसे पहले तो कौन होती है, पुलिस होती है, फिर सरकारी वकील होता है, फिर बचाव पक्ष का वकील होता है और फिर न्यायाधीश होता है। ये चार लोग मुख्य लोग होते हैं हमारी न्याय व्यवस्था में। जो अगर सही ईमानदारी से काम करे तो व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो जाता है। हो ही गया उसको बाद में तो शांति को न्याय प्राप्त। ठीक है, अब है अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसको समझने की कोशिश करोगे और आप इन चारों का नाम याद रखोगे। ठीक है, अंडरलाइन कर लो यहाँ पर।